नमस्कार मित्रों और हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको हम नई शिक्षा नीति के बारे में बताएंगे कि भारत सरकार ने जो 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की है उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। यानी कि बहुत से विद्यार्थी और अभिभावकगण चिंतित हैं कि आगे 2022 में अगर ये लागू हो गई तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, यानी किस तरीके से लागू होगी, क्या स्ट्रीम खत्म की गई है और किस एज पर बच्चे को किस विद्यालय में जाना है, तो वो सब आपको आज इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी है, नई शिक्षा नीति, ये भारत सरकार ने 2000 की थी 29 जुलाई को, यानी इसको शॉर्टकट में आप कहते हैं एनपीई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये किस मंत्रालय से आती है, तो आपने एक मंत्रालय का नाम सुना होगा, एमएचआरडी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस एमएचआरडी का जो नाम है, एमएचआरडी का, इसको बदलकर अब रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। इसका भी नाम बदलकर क्या रख दिया गया बेटा, शिक्षा मंत्रालय। अब ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो ये इसमें बदलाव किया गया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 क्या है, क्या इसमें परिवर्तन हुआ है, वो आप आगे हम पढ़ेंगे। यानी इसका नाम जो एमएचआरडी था, एमएचआरडी, वो बदलकर क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय, यानी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको आप क्या कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी इसको बदलकर ये कर दिया गया है। पहले बहुत से लोग समझ नहीं पाते थे कि शिक्षा का बजट किस मंत्रालय से आता है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि शिक्षा का बजट किस मंत्रालय से आता है। और इसमें जो विशेष महत्वपूर्ण चेंज किया गया कि पहले हमारी जो जीडीपी थी, यानी जो शिक्षा पर खर्च किया जाता था, वो जीडीपी का 3% लगभग खर्च किया जाता था। अब ये बढ़ाकर हमारा 6% कर दिया, यानी जो आपका खर्चा है, यानी जो राशि गवर्नमेंट देगी एजुकेशन पर, वो डबल कर दी गई है। अब इसी के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। यानी कि न्यू शिक्षा नीति क्या है, तो सबसे पहले जो शिक्षा नीति आपकी लागू हुई थी वो सन 1968 में, यानी जो फर्स्ट शिक्षा नीति आपकी लागू हुई थी वो 1968 में लागू हुई थी। इसके बाद फिर इसमें संशोधन किया गया था, यानी सेकेंड शिक्षा नीति आपकी आई थी 1986 में। 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। इसके बाद 1992 में कुछ संशोधन किया गया, यानी नई शिक्षा नीति नहीं लाई गई और उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया, यानी इसी में कुछ संशोधन कर दिया गया। वो संशोधन कब किया गया, 1992 में। अब आपकी जो चल रही है थर्ड शिक्षा नीति, यानी थर्ड नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, ये कब लागू की गई है, 2020 को। ये जो शिक्षा नीति है ये 2020 को लागू की गई है। अब इसको किसने लागू किया है, यानी भारत सरकार ने लागू किया है, किसकी अध्यक्षता में ये रिसर्च की गई है। और इस 2020 की जो शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हर वर्ग और हर व्यक्ति, यानी कि इस नई शिक्षा नीति को इसरो के जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर कस्तूरी रंजन, उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक के अभिभावकों और गार्जियनों और जितने भी सदस्य थे सबका सुझाव मांगा गया। फिर देखा गया किसका सुझाव क्या है। यानी कि इस शिक्षा नीति में लगभग कई महीने लगे और मतलब 2 लाख से अधिक लोगों के सुझाव मांगे गए, 2 लाख से अधिक लोगों के इसमें सुझाव मांगे गए। तो ये जो नई शिक्षा नीति आपकी लागू की गई है ये वाली, ये इसरो के एक वैज्ञानिक हैं, रिटायर्ड वैज्ञानिक हैं इसरो के, डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। यानी उन्हीं की अध्यक्षता में ये आपका मॉडल तैयार किया गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है किसकी अध्यक्षता में, तो इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में इसको लागू किया गया। यानी इस नीति को बनाने में पंचायत स्तर, जैसे अपने ग्राम पंचायत स्तर तक के लोगों का सुझाव भी मांगा गया है। तो ये आपका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कि कौन सी शिक्षा नीति कब लागू हुई। आपकी चल रही थर्ड शिक्षा नीति, यानी कि जिसको आप कहते हैं नई शिक्षा नीति। अब आप इसमें ये देखेंगे नई शिक्षा नीति में पहले क्या होता था और अब क्या है, इसमें आप अंतर समझेंगे। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 10+2 के आधार पर चलती थी। 10+2 के आधार पर ये एजुकेशन पॉलिसी चलती थी। और यहाँ पर जो बच्चा अपनी क्लास को स्टार्ट करता था, यानी कि उसका विद्यालय में जाने का जो एज था वो 6 वर्ष था। कितना था, 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष की उम्र में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता था। अब क्या बदलाव किया गया है, इस शिक्षा नीति को 10+2 से हटाकर इन्होंने कर दिया है 5+3+3 और +4, यानी कि 5+3+3+4। यही क्या है, यही बच्चों को समझ नहीं आता है। मतलब ये 5+3+3+4 यही सबसे बड़ा पेज है। ये तो आप आसानी समझते हैं कि 10+2 यानी हाई स्कूल +12 आपने हायर सेकेंडरी कर लिया, यानी कक्षा 12 आपने पास कर लिया है। अब बहुत से बच्चों और अभिभावकों ये नहीं समझ आता कि 5 सूत्र क्या है। तो 5 और 3 और 3 4 को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको मैं बताऊंगा कि 5 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। और देखिए यहाँ पर उम्र कितनी थी, जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता था उसकी उम्र निर्धारित की थी 6 वर्ष। अब इन्होंने क्या किया है कि इसमें उम्र का निर्धारण कर दिया 3 वर्ष, यानी 3 साल की उम्र में बच्चा विद्यालय में प्रवेश करेगा। यानी पहली क्लास जो बच्चे की होगी वो तीसरी वर्ष में, जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसका विद्यालय में प्रवेश हो जाएगा। एक और इसमें स्ट्रीम की बात आती थी। पहले क्या था कि आपकी जो स्ट्रीम हुआ करती थी, यानी वर्ग जिसे आप कहते हैं स्ट्रीम, पहले आपकी जो स्ट्रीम हुआ करती थी जैसे बायो, यानी आपकी जो स्ट्रीम, जैसे कोई बच्चा मैथ्स से कर रहा है, यानी जैसे आप कह सकते हैं वैज्ञानिक वर्ग या विज्ञान वर्ग हुआ करता था, कला वर्ग हुआ करता था, और आपका हुआ करता था कॉमर्स, वाणिज्य जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉमर्स। ये जो वर्ग पहले चला करते थे, नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर दिया। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि आप
यानी स्ट्रीम को ही खत्म कर दिया, उन्होंने इस स्ट्रीम को खत्म कर दिया है। यानी आप कभी भी मल्टीपली एग्जिट और एंट्री का मल्टीपली आप एंट्री मार सकते हैं उसमें और बाहर भी हो सकते हैं। ये सुझाव किसमें आया है? नई शिक्षा नीति में। क्लियर? इतना तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है, 5 का मतलब क्या है, यानी जो 5 है इसका क्या मतलब है। यानी 5 उम्र से लिया गया या क्लास से लिया गया, तो उसको आप देखेंगे। जैसे आपका ये 5 है, इसका मतलब क्या है आपको मैं यहां पर ब्रीफली बता रहा हूं। 5 का मतलब है कि बच्चा की जब 3 साल उम्र हो जाएगी तो वो विद्यालय में प्रवेश करेगा। इसको हम बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज। क्या बोलेंगे? फाउंडेशन स्टेज। बच्चा यहां पर फाउंडेशन स्टेज में जाएगा। किस स्टेज में जाएगा? फाउंडेशन स्टेज में। अब फाउंडेशन स्टेज को 2 वर्गों में बांटा गया। इन्होंने इस स्टेज को 2 वर्गों में बांट दिया है कि पहले 3 साल बच्चा क्या करेगा, यानी पहले जो 3 इयर्स होंगे, 5 वर्ष में पहले जो 3 इयर्स होंगे इसमें बच्चा क्या करेगा, और लास्ट के जो 2 इयर्स होंगे इसमें बच्चा क्या करेगा। तो देखिए इधर ये टोटल आपका जो 5 वर्ष का प्रोग्राम है, ये आपका 5 वर्ष का प्रोग्राम है। इसमें 3 साल बच्चा प्ले करेगा, मतलब खेलेगा। विद्यालय में बस्ते का कोई झंझट ही नहीं ससुरा। पहले क्या होता था, बच्चे डरते किससे थे? बस्ते से। यानी जितना वजन बच्चे का नहीं है उससे दुगना वजन उसके कॉपी किताबों को हो जाता था, इसलिए बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। तो यानी कि 3 वर्ष तक बच्चा खेलेगा किसके माध्यम से? जैसे हमारी सरकार चलाती है आंगनबाड़ी केंद्र, बालवाड़ी केंद्र। तो ये फाउंडेशन स्टेज में आपके आ जाता है। यानी बच्चा खेल कूद के पड़ेगा, कोई झंझट उसकी नहीं होगी कॉपी किताबों की। 2 साल आपका जो बच्चा है इसमें बच्चा कक्षा 1 व 2 करेगा। इसमें आपका जो बच्चा है वो कक्षा 1 व 2 में पढ़ेगा। इसमें भी कोई कॉपी किताब का अनिवार्यता नहीं है कि उसको कॉपी किताबें ले जानी है। यानी कि 5 वर्ष जो आपके हुए, यहाँ पर बच्चा खेल कूद के मौज मस्ती से गुजारेगा। इससे क्या होगा कि बच्चों में विद्यालय जाने की एक रुचि रहेगी। क्योंकि बच्चा विद्यालय क्यों नहीं जा पाता, उसका रीजन यही है कि वो घर पे इसको खेलने को मिलता है, विद्यालय में इसको खेलने को नहीं मिलता है। अब वही काम विद्यालय में होगा तो बच्चा विद्यालय की ओर आकर्षित होगा और आसानी से पढ़ेगा। अब देखिए इधर जब 3 साल हो गए तो उम्र का हम यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर लें कि बच्चे की यहाँ पर उम्र क्या हो जाएगी। तो 3 साल में तो बच्चा स्कूल गया और 3 साल ये प्ले ग्रुप में रहेगा, तो आपकी उम्र यहाँ पर हो जाएगी 6 वर्ष। यानी बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 6 ईयर। अब यहाँ पर क्या उम्र हो जाएगी? 8 ईयर। यानी यहाँ पर उम्र की बात हो रही है, बच्चे की उम्र किस स्टेज पर क्या होगी वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विद्यार्थी को क्या रहेगा कि यहाँ पर इस स्टेज पर नो एग्जाम, कोई भी एग्जाम यानी कोई भी परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2 तक कोई भी परीक्षा नहीं होगी, वो आसानी से पढ़ सकता है और खेल कूद के पढ़ सकता है। ये आपका मतलब हो गया 5 का। अब आप इसी में देखेंगे 3 का क्या मतलब है। 3 जो आपका है यानी ये 3 क्या है, तो बच्चा ने कक्षा 1 व 2 कर लिया है 8 साल तक। 1 व 2 कहां तक कर लिया है? 8 साल तक। यानी जो उम्र आपकी है ये 6 वर्ष की यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 8 वर्ष। यानी बच्चा आपका जब 5 से निकलेगा यानी कक्षा 2 करके निकलेगा तो उसकी उम्र यहाँ कितनी होगी? 8 वर्ष होगी। क्लियर? अब 3 का मतलब देख लिए। 3 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रीपरेटरी सिस्टम, यहाँ पर लागू हो जाएगा प्रीपरेटरी स्टेज। ये प्रीपरेटरी स्टेज क्या है? ये प्रोग्राम आपका 3 साल का होगा। कितने साल का होगा बेटा? 3 साल का। देखो 3 का मतलब 3 साल तक ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें बच्चे को क्या सीखना है? तो प्रीपरेटरी सिस्टम में बच्चा देखिए यहाँ तक क्या हुआ, बच्चा कक्षा 2 क्रॉस कर चुका था और कोई एग्जाम नहीं हुआ था। यहाँ पर बच्चे की जो क्लास होगी वो हो जाएगी आपकी 3, 4, 5। यानी अब इस प्रीपरेटरी सिस्टम में बच्चा कक्षा 5 क्रॉस करेगा। इसमें बदलाव क्या है कि किस तरीके से क्रॉस करेगा? पढ़ाई तो आपकी सेम जैसे होती थी वैसे ही होगी। यहाँ पर बच्चे को कॉपी किताबों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से एग्जाम भी बच्चे का स्टार्ट हो जाएगा और बच्चे को एक्टिविटी भी सिखाई जाएगी। एक्टिविटी, यहां से बच्चे की एक्टिविटी और प्लस यानी कि उसकी क्रियाशीलता और स्टडी दोनों का कार्यक्रम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों का कार्यक्रम आपका यहीं से शुरू हो जाएगा और बच्चे की लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया जाएगा। लैंग्वेज यानी भाषा, बच्चे की क्या भाषा है, बच्चे की क्या भाषा है, बच्चे की क्या भाषा है, इसका भी आपको यहीं पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है प्रीपरेटरी सिस्टम है, ये जो यहाँ पर बच्चा 3, 4, 5 करेगा और एक्टिविटी उसकी देखी जाएगी क्या, उसके साथ ही स्टडी करेगा और लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया जाएगा कि उसकी मातृभाषा क्या है। लैंग्वेज को थोड़ा हम इधर ब्रीफली बता रहे हैं। लैंग्वेज, बच्चे की जो लैंग्वेज होगी उसका क्या मतलब है। तो देखिए इधर जो लैंग्वेज होगी यानी बच्चे की जो भाषा होगी, भाषा 2 भाषाएं यहाँ स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। एक मदर लैंग्वेज यानी जो उसके राज्य की भाषा है, जैसे मराठा है तो मराठी, बिहार है तो बिहारी, पंजाबी, तो ये मदर भाषाएं कहलाएंगी उसकी। तो यानी कि यहाँ पर वो अपनी मातृभाषा का ज्ञान कर सकता है, कंपलसरी हो गया। और कोई भी भारतीय यानी नेशनल लैंग्वेज पढ़ सकता है, वो राष्ट्रीय भाषा भी पढ़ सकता है, राष्ट्रीय भाषा। क्लियर? तो कक्षा 3 यानी 3, 4, 5 पर बच्चे को कहां जोड़ दिया गया? मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा पर जोड़ दिया गया है और सेम जो पढ़ाई होती है वो सेम वैसी होगी। एक और इंपॉर्टेंट वर्क यहाँ पर प्रिपरेटिव हो गया कि यहाँ से बच्चे का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा यानी जिस तरीके से पढ़ाई हुआ करती थी, पढ़ाई के बाद आपके पेपर भी होंगे। तो ये संशोधन किया गया है 3। अब आप 3 का मतलब समझ गए होंगे। अब आगे देखें, आपका जो फंडा था वो था 5 + 3 + 3 और +4। ये आप समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं। अब आपका क्या बचा? ये बचा। इसमें आप देखेंगे इस 3 का मतलब क्या है। इस 3 का मतलब आपका है मिडिल स्टेज। अब बच्चा आपका मिडिल स्टेज पर आ जाएगा। मिडिल स्टेज यानी मध्य अवस्था।
क्लियर। मध्यवस्था भी आपकी 3 साल की होगी, ये भी 3 इयर्स का है, 3 का मतलब 3 इयर्स। यहां पर बच्चा क्या करेगा, यहां तक बच्चा हमारा 5 क्रॉस कर चुका था, जब बच्चा यहां से 5 क्रॉस कर चुका था अब किस कक्षा में जाएगा, 6 में जाएगा, यानी 6 जाएगा, इसी में करेगा 7 करेगा और 8, यानी इस स्ट्रीम में बच्चा 6 से लेकर 8 तक पढ़ेगा। इसमें कहां तक पढ़ेगा, 6 से लेकर 8 तक। पढ़ाई सेम वैसी होती जैसी होती है। इसमें क्या परिवर्तन किया गया वो इंपॉर्टेंट है। इसमें यह परिवर्तन किया गया है कि बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग मतलब ये नहीं कि वो कंप्यूटर कोडिंग मतलब होता है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना, अभी नहीं कि वो बच्चा कक्षा 6 से ही सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दे, लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, उसको कोडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर कोडिंग के बारे में बच्चे को बताया जाएगा। किस क्लास से, 6, 7, 8 से। क्लियर। अब और क्या परिवर्तन नई शिक्षा नीति में हुआ है, वोकेशनल एजुकेशन भी लागू की गई। वोकेशनल एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और फायदेमंद है। वोकेशनल एजुकेशन या फिर आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर आपकी लागू की गई है। वोकेशनल का मतलब ये हो गया कि जैसे बच्चा कक्षा 6 में पढ़ रहा है, अब उसका मन है कि हम पेंटिंग भी सीखना चाहते हैं सर, तो वो पेंटिंग भी सीख सकता है, सिलाई भी सीख सकता है, कढ़ाई भी सीख सकता है, अपना कोई भी काम कर सकता है और उसका उसे नंबर भी मिलेगा, उसको नंबर भी मिलेगा। तो ये हमारी शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति में सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है। जैसे चाइना और जापान के लोग देखते होंगे, वो इस शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहते हैं, इस पर भी जोर दिया गया है। तो आप इसके बारे में समझ लें क्या है। जैसे बच्चा सिलाई भी सीख सकता है, पेंटिंग भी सीख सकता है, यानी वो पेंटर भी बन सकता है, बढ़ई भी बन सकता है, ये सब वोकेशनल के अंडर में आते हैं। बिल्डिंग करना सीख सकता है, पेंटिंग करना सीख सकता है, जो भी उसके अंदर रुचि है वो यहाँ पर उसको सिखाया जाएगा। इसके बाद एक और इसमें चेंजमेंट आपका हुआ है कि इंडियन लैंग्वेज, यानी यहाँ पर भारतीय भाषा का प्रयोग होगा। कौन सी भाषा का प्रयोग होगा, भारतीय भाषा। ये नहीं कि आप जर्मन भाषा स्टार्ट कर दें, 8 तक बच्चे को भारतीय भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अब जो आपकी मैथ की पढ़ाई होती थी, वो मैथ के तरीके से होगी। जो साइंस की पढ़ाई आपकी हुआ करती थी वो साइंस की तरह होगी। जो पढ़ाई जैसे चलती थी आर्ट वाली आर्ट की तरह होगी, और इसमें कोई परिवर्तन विशेष नहीं किया गया। सबसे अधिक जोर दिया गया है कंप्यूटर कोडिंग पर और वोकेशनल एजुकेशन पर। यही सबसे अच्छा बदलाव है, सबसे बेहतरीन भी है। तो कक्षा 8 तक बच्चा अपना वोकेशनल करके कहीं भी किसी फैक्ट्री में स्वयं अपना कार्य कर सकता है। पढ़ाई के साथ साथ उसे वोकेशनल जानकारी भी दी जाएगी। ये आपका हो गया कक्षा 6, 7, यानी 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या करना है और कैसे उसकी पढ़ाई होगी। अब आ जाइए आपका ये 4 नंबर क्या है। तो 4 नंबर आप देखेंगे, 4 नंबर को हम बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्टेज, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में बच्चा क्या करेगा, ये 4 साल का आपका कोर्स होगा, यानी 4 साल तक ये चलेगी। तो 4 साल में वो 9th, अब देखिए 8 यहाँ तो कर ही चुका है, तो अगला स्टेज होगा बच्चा किस क्लास में जाएगा, 9th में जाएगा, 10th करेगा, 11th करेगा और 12th। ये उसकी क्लासेस हो जाएंगी बच्चे की 9th, 10th, 11th और 12th। ये बच्चे की क्या होगी, क्लासें हो गई यहाँ बच्चे की। थोड़ा ऊपर लिखते हैं, 4 का मतलब आप समझ जाए, सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल का हिसाब किताब आपका बच्चे को समझाया जाएगा कि इस यहाँ पर बच्चे की एजुकेशन किस तरीके से होगी, यहाँ पर किस तरीके की एजुकेशन होगी वो भी आपको बताएंगे, कौन सी लैंग्वेज बच्चा सीखेगा ये भी आपको यहीं पर बताएंगे। यहाँ पर देखिए नो स्ट्रीम, सबसे अच्छा बदलाव ये हुआ यहाँ पर। मतलब कोई ये नहीं होगा कि आप साइंस साइड, आपका मन करे आप फिजिक्स ले लें, फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप जो बनाए, यानी जो आपके पहले चलता था साइंस साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स, ये सब हटा दिया गया है, सब कुछ हटा दिया गया है। आपका मन कर रहा है कि मैं फिजिक्स पढ़ना चाहता हूँ, फिजिक्स के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, आपका मन केमिस्ट्री पढ़ने का, केमिस्ट्री के साथ आप इतिहास पढ़ सकते हैं, संगीत भी पढ़ सकते हैं, आर्ट भी पढ़ सकते हैं। ये सब परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कक्षा 9 से, अभी तक जो हमारा स्ट्रीम था वो 11 से स्टार्ट हो जाता था, अब कक्षा 9 से सारी स्ट्रीमें हटा दी गई हैं। मतलब कोई ना विद्यार्थी विज्ञान वर्ग का रहेगा, ना वो कॉमर्स वर्ग का रहेगा और ना ही वो कला वर्ग का। बच्चे की जो इच्छा है वो सब्जेक्ट ले सकता है। और दूसरा चेंज इसमें किया गया है, यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम कर दिए गए। सेमेस्टर एग्जाम से क्या होगा, अभी तक होता था बच्चे ने फॉर्म भर दिया, बाहर दिल्ली घूमने चला गया और जनवरी में आ गया, मार्च में पेपर, 2 महीने पढ़ के वो पेपर दे देता था। अब क्या होगा, 6 महीने में उसका एग्जाम लिया जाएगा सेमेस्टर वाइज और उसके नंबर फाइनल में जोड़े जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे पर पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा और वो पूरी साल मेहनत से पढ़ेगा। ये सेमेस्टर सुविधा यहीं से शुरू हो गई है, यानी जो सेमेस्टर हैं वो कहां से हो गए शुरू, 4 सेकेंडरी स्टेज से सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। इसके बाद है इसमें नो स्ट्रीम की वजह से, जब नो स्ट्रीम नहीं है तो यहाँ पर मल्टीपली सब्जेक्ट भी लागू किए जाएंगे। मल्टीपली सब्जेक्ट मतलब जो आप लेना चाहें। मल्टीपली सब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि आप फिजिक्स के साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। मैथ के साथ आप बायो भी पढ़ सकते थे, पहले या तो मैथ पढ़िए या बायो। अगर आपकी मैथ में रुचि तो मैथ और बायो दोनों आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया मल्टीपली सब्जेक्ट। और सबसे अच्छा जो बदलाव किया गया क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि जो रट्टाफिकेशन था उसको हटा दिया गया। रट्टाफिकेशन बिल्कुल ही हटा दिया गया, ये बात ध्यान रखें आप। क्रिटिकल थिंकिंग के साथ बच्चे को पढ़ाया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, रट्टाफिकेशन क्या आप समझ लीजिए कि जैसे सपोज दैट महात्मा गांधी के बारे में बताया गया, तो महात्मा गांधी एक नर्म दल के नेता थे। अब बच्चे के दिमाग में आया कि अगर महात्मा गांधी नर्म दल के ना नेता होके गर्म दल के अगर नेता होते तो क्या होता, तो मतलब देश हमारा कैसे आजाद होता या आगे क्या होता। तो जो रट्टाफिकेशन प्रणाली है वो सब हटा दी गई। यानी पहले क्या होता था, गुरुजी क्लास में घुसे, उन्होंने बोर्ड भर दिया और बाहर निकल गए, आराम से खैनी खाने लगे। ये व्यवस्था सब हटा दी गई है। बच्चे को आप क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ाएंगे, यानी समझाएंगे, रट्टाफिकेशन वाला सारा सिस्टम हटा दिया गया है। और सबसे अच्छा जो यहाँ बदलाव किया गया है, यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया गया है। फॉरेन लैंग्वेज का भी, यानी विदेशी भाषाएं जो होती हैं वो आपकी यहाँ पर लागू हो जाएंगी। यानी आप अगर चाहें तो विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हैं।
समझे? आप अमेरिकन पढ़ सकते हैं, जापानी पढ़ सकते हैं और जितनी भी विदेशी भाषाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन सरकार ने एक गलती ये कर दी है कि यहाँ पर चीन की मुंडेरी जो भाषा है यानी चाइनीज की भाषा को शामिल नहीं किया गया विदेशी भाषाओं में, क्योंकि हमारा भारत और चीन का जो विवाद चल रहा है उसको देखते हुए। लेकिन ये हमारी तरफ से हमारा तो सुझाव ये है कि इसको शामिल करना चाहिए था, जिससे कि वो चीन हमारे देश के स्टूडेंट चीन की भाषा को समझते, वहाँ पर जॉब करते, कंपनियां खोलते, जिससे भारत का ही विकास होता। चलिए, हमारा पर्सनल सुझाव है, सरकार इस पर विचार कर सकती है। अब आगे देखिए, ये तो आपका सेकेंडरी तक सिस्टम हो गया। जो आपका पहले 10+2 चलता था उसको अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। यहाँ तक तो सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आ जाता है ग्रेजुएशन, यानी बच्चा ग्रेजुएशन कैसे करेगा। यहाँ तक तो आपको सिस्टम समझा दिया गया कि वो 12th कैसे करेगा, और 12th तक बच्चे की जो उम्र है वो 18 साल निश्चित की गई, यानी 18 साल में वो कक्षा 12 कर लेगा। समझाई नहीं? उम्र का वही प्रावधान है, यानी 3 साल में बच्चा प्रवेश करेगा तो 3 साल 5 8 हो जाएंगे, 8 में भी 3 हम जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे 18। सेम वही सिस्टम है आपका जो पहले था। क्लियर हुआ? पहले क्या करता था बच्चा, 6 साल में प्रवेश करता तो 6 और 10 कितना हो जाता था 16, और +2 कितना हो गया 18। उम्र में कोई इजाफा नहीं हुआ, उम्र पहले भी 18 थी और अभी 18 वर्ष है। 18 वर्ष में ही विद्यार्थी आपका सेकेंडरी क्रॉस कर पाएगा। अब हम आपको समझा रहे हैं ग्रेजुएशन के बारे में। दूसरा, ग्रेजुएशन में क्या किया गया है, जो आपकी ग्रेजुएशन है ये 4 साल की कर दी गई। कितने साल की कर दी गई है? 4 साल की ग्रेजुएशन आपकी कर दी गई है। तो 4 साल में आपको क्या क्या करना है वो देख लेंगे आप, यानी स्नातक ग्रेजुएशन जो आपकी की गई है वो कितने साल की गई है? 4 साल की। ग्रेजुएशन जो प्रणाली है वो आपकी 4 साल की कर दी गई, 4 ईयर। अब पहले क्या होता था कि जब स्ट्रीम थी तो जैसे बीए, हम बीए कर रहे हैं यानी हमारे पास आर्ट के सब्जेक्ट हैं, हम बीएससी कर रहे हैं यानी हमारे पास साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं, हम बीकॉम कर रहे हैं यानी हमारे पास कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। यानी बीए आर्ट हो गया, बीएससी साइंस हो गया, अब ये कॉमर्स। हमारे जमाने में जो बच्चे कोई कॉमर्स कर लेता था तो गुरुजी कहते थे का बीकॉम का काम कर लिया, बीकॉम, यानी जिनको कोई काम नहीं होता वो बीकॉम करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि ये सब हटा दिया गया, स्ट्रीम ही हटा दी गई है। ना कोई बच्चा बीएससी कहलाएगा, ना बीए कहलाएगा, ना बीकॉम कहलाएगा, स्ट्रीम को फिनिश किया गया है। अब बच्चा क्या कहलाएगा, केवल ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन जो आपकी है वो 4 ईयर की गई है, यानी पहली साल अगर आप कंप्लीट करते हैं ग्रेजुएशन, अगर पहली साल आप कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट। क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रमाण पत्र। आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन की 2 साल कर लेते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, तो यानी आप डिप्लोमाधारी कहलाएंगे, डिप्लोमाधारी कहलाएंगे। क्लियर? अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं तो आप कहलाएंगे डिग्री धारक। क्या कहलाएंगे? डिग्री धारक। अगर आप 4 साल की ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो आप कहलाएंगे रिसर्च, यानी आपको जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट मिलेगी उसमें लिखा होगा रिसर्च। क्या लिखा होगा? रिसर्च। तो ये ग्रेजुएशन को 4 भागों में इन्होंने इस तरीके से बांटा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अभी तक हम 3 साल ग्रेजुएशन कर लेते थे उसके बाद हम बीएड कर लेते थे, अपनी जॉब ढूंढते थे, तो उस जॉब के लिए आपको यही करना होगा, यानी जॉब के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो कंप्लीशन या जॉब के लिए वो यही रहेगा 3 साल का, यानी जो 3 साल का कोर्स करेगा वही जॉब में जा सकता है। ये इसलिए किया गया कि जैसे बहुत से बच्चे 1 साल कर लिए ग्रेजुएशन या 2 साल कर लिए, फिर पैसों की समस्या रही या कोई कारण हो गया उन्होंने ग्रेजुएशन छोड़ दी, तो अब उनका वो बेकार नहीं जाएगा। पहले क्या होता था कि आपने 2 साल ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद आपने छोड़ दिया तो 2 साल की मार्कशीट मान्य नहीं होती थी, 2 साल की मार्कशीट आपकी मान्य नहीं जब तक आप 3 साल पूरे कंप्लीट नहीं करते थे। अब नई शिक्षा नीति में सब लागू किया गया, अगर आप 1 साल कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल कंप्लीट करते हैं डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरी डिग्री मिलेगी। अब यदि आप 4 साल पूरी करते हैं तो आप रिसर्च, यानी आपकी ग्रेजुएशन मार्कशीट में लिखा क्या होगा? रिसर्च। अब ये आपका हो गया ग्रेजुएशन का सिस्टम। अब ग्रेजुएशन में सबसे अच्छा जो काम किया गया है, सबसे अच्छा काम देखेंगे क्या किया गया है वो आप देखें। सबसे अच्छा काम इसमें यह किया गया है कि आप कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हैं, यानी री एंट्री सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया। यानी अगर आप ग्रेजुएशन छोड़ के जा सकते हैं तो जैसे आपने 2 साल कंप्लीट कर ली, फिर 4 साल बाद आप आए तो आप 3rd ईयर ही कर लें तो आपका पूरा डिग्री हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, यानी पुनः प्रवेश आने की व्यवस्था इसमें कर दी गई, री एंट्री व्यवस्था भी नई शिक्षा नीति में लागू हो गई। अब इसी के साथ अब आ गया पीजी का मतलब। पीजी क्या है? यानी पोस्ट ग्रेजुएट। अगर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? अगर बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? यानी पीजी। पहले पीजी में क्या होता था? पहले पीजी में जैसे आपका एमएससी हुआ करता था, साइंस साइड वाले एमएससी करते थे, आर्ट्स साइड वाले एमए करते थे और कॉमर्स वाले एमकॉम करते थे। क्या करते थे? एमकॉम। क्योंकि अब स्ट्रीम हटा दी गई तो इनसे कोई मतलब ही नहीं होगा, इनसे आपका कोई मतलब नहीं होगा। अब मतलब क्या होगा? यदि पोस्ट ग्रेजुएशन जिस बच्चे ने 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो उसे पीजी करने के लिए 2 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 2 साल लगेंगे। यदि किसी ने 4 साल की डिग्री रिसर्च किया है तो उसको पीजी करने में 1 साल लगेगा, यानी वो 1 साल की पीजी करेगा। इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है। पीजी जैसे आपने 4 साल की है तो आप 1 साल और कर लें तो आपका पीजी हो जाएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन 4 साल की है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से आओ फिर ग्रेजुएशन भी 1 साल की कर लो। समझे? सरकार बहुत चालाक है, उसने तुरंत कहा यदि आप 4 साल की रिसर्च करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको पीजी में 1 साल करना पड़ेगा, यदि आप 3 साल की करते हैं तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? यदि आप 2 साल ग्रेजुएशन करते हैं तो पहले 3 साल कंप्लीट करिए, उसके बाद आप पीजी करेंगे, या पहले 4 कर लीजिए तब आप पीजी करेंगे। और ये आपका जो सिस्टम था एमएससी एमए एमकॉम ये सब हटा दिया गया, इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। और साथ में आपकी जो एमफिल है, एमफिल इसको भी हटा दिया गया है, यानी एमफिल को भी हटा दिया गया, ये भी अब सरकार नहीं कराएगी। आपकी जो पीएचडी है, पीएचडी ये आपका 4 साल का जो कोर्स होता था वो अभी भी चलेगा, यानी पीएचडी आपकी 4 साल में ही होगी। तो ये आपका ग्रेजुएशन का पूरा चार्ट था कि ग्रेजुएशन में आपको क्या क्या करना है। अब इसी के साथ
इस नई शिक्षा नीति से क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उसके ऊपर भी एक नजर हम डाल लें। तो यानी पॉजिटिव थिंकिंग जो हमारी है वो क्या है, वो भी हम देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग यानी जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं उसको हम देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग यानी इसमें लाभकारी बातें क्या हैं। तो सबसे अधिक लाभ हमें इससे ही हुआ कि हमारी जो जीडीपी है, जीडीपी का हमें कितने परसेंट एजुकेशन पर मिलेगा, 6%, जो कि पहले कितना था, पहले आपका कितना था, 3% या उससे कम ही था। तो यानी दुगना बजट सरकार देगी आपको शिक्षा के ऊपर। और दूसरा जो सुधार इन्होंने जो चेंजमेंट किया है, स्कूल फीस, ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल जो फीस थे वो बहुत ही मोटी रकम लेते थे अभिभावकों से, तो सरकार आपका विद्यालय जिस ग्रेड में है उसके आधार पर एक फीस तय कर देगा। आपको उससे नीचे ही फीस लेनी है, उतनी फीस लेनी है, उससे ऊपर नहीं लेनी है। जैसे आपने देखा होगा कि दुकान पे आप कोई चीज लेने जाते हैं, एमआरपी अगर 100 रुपये है तो दुकानदार आपको 100 से नीचे ही देगा, 100 से ऊपर नहीं देगा। तो ये सबसे अच्छा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में कि फीस पर कंट्रोलिंग की गई है। यानी जो बड़े बड़े स्कूल हैं वो बहुत अधिक फीस लेते थे, आप ग्रेडिंग के हिसाब पर आप फीस लेंगे, आपको विद्यालय की व्यवस्था है उस हिसाब से आप फीस लेंगे। इसके बाद है वोकेशनल कोर्स को भी यहाँ पर वरीयता दी गई। ये आपके लिए एक मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है कि वोकेशनल कोर्स भी बच्चा यहाँ पर कर सकता है, चाहे वो पेंटिंग करे या आर्ट करे, उसके नंबर भी उसको मिलेंगे, साथ साथ उसके क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। और सबसे अच्छी जो व्यवस्था की गई है वो ये की गई है बच्चे के व्यवहार को देखते हुए रिजल्ट, यानी जब आपका रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट जो बनेगा उसमें बच्चे के मार्क्स खुद होंगे, यानी जो मार्क्स होंगे वो सेल्फ, यानी बच्चा अपने आप को खुद नंबर देगा। उसके बाद उसके क्लास में जो फ्रेंड हैं वो भी नंबर उसको देंगे कि इसका कक्षा में कैसा व्यवहार रहा। उसके बाद जो टीचर है वो तो नंबर देगा ही, समझ आई नहीं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा विद्यालय में बच्चों के प्रति अच्छा व्यवहार करेगा, यानी 1 से लेकर 12 तक जब अच्छा व्यवहार करेगा तो क्या होगा कि उसके व्यवहारिक प्रणाली में परिवर्तन आ जाएगा और क्लास में बहुत ही भाईचारे से पढ़ेगा। कुछ बच्चे दबंगन टाइप के होते हैं तो बच्चे उसको 0 नंबर दे देंगे, तो कोई भी बच्चा भी नहीं कहेगा कि मैं इसको पीटूं या इसको मारूं। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो नंबर दिए गए ये फ्रेंड सर्किल में ग्रेडिंग दी जाएगी कि आपका दोस्त यानी आपकी क्लास के बच्चे आपको कितना ग्रेड दे रहे हैं, साथ में टीचर भी आपको ग्रेडिंग करेगा। तो ये हो गया रिजल्ट के बाद, ये आपकी होगी पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट और इसमें आ गई है कि यहाँ पर नंबर 5 विदेशी यूनिवर्सिटी यानी विदेशी विद्यालय आएंगे, यानी फॉरेन जो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटियां हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो भी यहाँ पर आएंगी। फॉरेन यूनिवर्सिटी मतलब विदेशी जो विश्वविद्यालय हैं वो भी यहाँ पर आएंगे। विदेशी विद्यालय जब यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें विदेशी लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। इंग्लैंड है, जैसे ऑक्सफोर्ड है, आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटियाँ हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियाँ, ये सब भारत में आएंगी। विदेशी यूनिवर्सिटियाँ आपकी भारत में आएंगी, तो यहाँ के विद्यार्थियों को बाहर जाना, विदेश में पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा। ये भी एक इसमें अच्छा बदलाव किया गया। अब ये नहीं विदेश में पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी आ जाए, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया में खोल दे, वो 17 बच्चों क्या सिखाएगी, बम फोड़ना सिखाएगी, बम ऐसे फेड़ो ऐसे मारो। तो इस तरीके से नहीं, केवल वर्ल्ड की 50 टॉप यूनिवर्सिटियां हैं वही यहाँ पर आएंगी। कितनी? 50 टॉप यूनिवर्सिटियां आएंगी। ये कि नहीं पाकिस्तान अपनी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया में खोल देगा के, ये बिल्कुल नहीं होगा। जो टॉप मोस्ट आपकी यूनिवर्सिटियां हैं वही यहाँ पर आएंगी। और इसमें एक और बदलाव किया गया है डिपार्टमेंटल, यानी जो डिपार्टमेंट वाली जो बात की गई है ये बिल्कुल ही सुंदर बात है। इससे क्या होगा कि डिपार्टमेंट आपका बनाएगा कि एग्जाम का पेपर कौन बनाएगा, परीक्षा कौन कराएगा, टीचरों की सैलरी कौन देगा, तो ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग बांटे जाएंगे। अभी तक क्या होता था कि बच्चे को पता हो जाता था हमारी कॉपी कहाँ गई है, जैसे कन्नौज का विद्यार्थी से पता हो जाता हमारी कॉपी मथुरा गई है, मथुरा ट्रेन पकड़ कौन जाता था, हमारे साथ 500 रुपये नंबर बढ़ा दो, ये सब करता था। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट जब बन जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, तो इससे भी सुधार होगा। इसके बाद टीचर क्वालिफिकेशन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो गई है कि टीचर की क्वालिफिकेशन क्या होगी। टीचर जो होगा वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, तो टीचर की क्वालिफिकेशन की बात हुई है। तो टीचर की क्वालिफिकेशन फिलहाल की सरकार ने स्पष्ट नहीं की है। 4 साल का जो इंटर के बाद ग्रेड बीएड या अपना डीएलएड करेंगे उसके आधार पर ये आपकी पढ़ाई की जाएगी, टीचर की क्वालिफिकेशन होगी। सरकार ने इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया। तो ये तो हो गए पॉजिटिव विचार। इसी के साथ निगेटिव हमारी तरफ से, यानी कि ये जो सरकार की नीति है ये हमारे पर्पज से 95% बिल्कुल सही बैठती है, लेकिन 5% इसमें कुछ कमियां हैं। वो कमियां क्या है? निगेटिविटी क्या होगी आप उसको भी देख सकते हैं। निगेटिव थिंकिंग इसमें ये होगी कि जैसे यहाँ पर इंग्लिश पर थोड़ा कम जोर दिया गया है, यहाँ पर इंग्लिश पर कम जोर दिया गया है, जिससे ये मतलब क्लियर ये नहीं कहा गया कि आप इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा तवज्जो इंग्लिश को यहाँ पर कम दिया गया है। तो विदेश में जैसे आप नौकरी करने जाएंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इनकी कमी ये है कि इन्होंने सिलेबस है वो सेंट्रलाइज कर दिया है, यानी जो सिलेबस है वो कौन क्लियर करेगा? सिलेबस आपका क्लियर कौन करेगा? सिलेबस आपका क्लियर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा सुझाव यह है कि मतलब राज्य सरकार की उसमें कुछ भूमिका होती कि सिलेबस आपका कैसा रहेगा। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट थे और कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे। 2020 की जो नई शिक्षा नीति है वो आपको कैसी लगी हमारे द्वारा? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जय हिंद।